वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और हम रोज़ाना आपसे बात करते हैं जिसमें इकोनॉमिक कंडीशन जो पाकिस्तान की है वो ज़ेर बहस आती है। और हम कई बार अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान में शायद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या अपनी इकॉनमी को लेकर कोई प्लान नहीं है। बट टू माई प्लेजेंट सरप्राइज़, आज जिन गेस्ट से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की सतह पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना क्या हो रहे हैं। मैं भी इसको समझूंगी, आप भी समझिएगा। वैसे चाइना में 45th एनिवर्सरी ऑफ रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप भी मनाई जा रही है। और चाइना को बहैसियत मुल्क हम देखते रहे हैं कि वो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके साथ एक अच्छा अपना लेजॉन क्रिएट करते हैं और वहाँ काम भी करते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। हमारे सामने हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान की एग्जाम्पल है। सो इस बारे में हम ओवरऑल बात करेंगे। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और एलिमेंट्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि इस वक्त के सेशन में हाईलाइट हों। और उसके लिए हमारे साथ मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी नुसरत साहिबा, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने आज हमें मदऊ किया अपने अहम नुक्ते पे, क्योंकि हम चाइना की इतनी बातें करते हैं और मुख्तलिफ पहलू से, लेकिन जो एक्चुअल जो हम चीजें सीख सकते हैं अपने इस प्रोडक्ट मुल्क से जी हमने उस पर उतना गौर व फिक्र नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। तो आई एम वेरी हैप्पी टू स्टार्ट द मॉर्निंग ऑन दिस नोट। प्लेजर लाइकवाइज। और मैं जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो इस वक्त है वो सबके सामने है और उसमें भी अगर हमने कोई रिफॉर्म्स का सोचा है या हम पर कोई असरात मुरतब हो रहे हैं तो वो भी मैं आपसे आगे पूछूंगी। पहले तो ये 45th एनिवर्सरी ऑफ रिफॉर्म्स और ओपनिंग अप जो चाइना की तरफ से सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान का क्या हिस्सा है या पाकिस्तान को इससे कोई इस्तेफादा हो सकता है? जी, बहुत अहम सवाल है जी, लेकिन उससे पहले आपकी परमिशन के साथ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो चाइना में हुआ जिसकी एनिवर्सरी की आप जिक्र कर रही हैं वो था क्या जी श्योर, और चाइना को क्या हुआ, क्या फर्क आया है उस रिफॉर्म के बाद चाइना में। तो ये 1978 में डेंग शाओपिंग ने अंडरटेक किया। उससे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑडियंस के लिए कि चाइना एक बड़ा गरीब मुल्क था जी और दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल होता था। और वहाँ अक्सर बताते हैं कि पाकिस्तान में फिर भी हमारे पास बेसिक व्हीकल्स आ गई थी, लेकिन अगर आप बीजिंग जाते उस वक्त पे तो सिर्फ साइकिल्स नजर आती हैं, लोग साइकिल और रेड बुक और उठाई होती थी चेयरमैन माओ की, जो उनका ऑफ कोर्स फाउंडर था। और डेंग शाओपिंग जो था उनका जनरल सेक्रेटरी बना पार्टी का और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, तो उसने कहा कि हमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करनी होगी और इस साथ पॉलिसी कंसिस्टेंसी, जो पॉलिसीज का तसलसल है ये बहुत क्रिटिकल है। मैं इकोनॉमिक पॉलिसीज लाऊंगा, उसका तसलसल जो है वो बहुत अहम है। तो मैं जो 10 साल रहूंगा, मेरे बाद जो 2 प्रेसिडेंट्स ने आना है 10-10 साल, जो 20 साल, उनका इंतखाब जिन्होंने मेरे बाद आना है वो मैं खुद करूंगा। ओके इसलिए जांग ज़ेमिन का अपने बाद इंतखाब खुद किया कि मेरे बाद ये होगा लीडर, क्योंकि इसे मैंने ट्रेन किया है, और उसके बाद हू जिनताओ होगा। तो एक इससे हमें और आज आपको पता है कि चाइना किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, इट्स द सेकंड बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो और अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सपर्ट्स ये अगले 6-8 साल में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होगी, सरपासिंग का। बिल्कुल। उन्होंने और जिस तरह हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं और पाकिस्तान में भी हम बार बार कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, तो आई थिंक दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी के 10 साल या 20 साल या 30 साल आप कंसिस्टेंसी के साथ उसी प्लान को फॉलो करें, उसी प्लान को फॉलो करें और 5 to 10 ईयर प्लान्स के जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करें। राइट इसमें उन्हें आपको पता है कुछ साल पहले आप सर्विस सेक्टर में आ गया चाइना दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कंसिडर की जाती थी। वहाँ इतनी लो कॉस्ट उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर दी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो उन्होंने बनाए, जैसे शेंजन एक बहुत मरूफ एसईजी है जिसका हमेशा जिक्र किया जाता है और हम कहते हैं कि हमने ग्वादर को भी एसईजी शेंजन की तरह बनाना है। जब डेंग साहब जो इसके आर्किटेक्ट थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के चाइना में, वो सिंगापुर गए, तो सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड था जी और बहुत
किसी जगह थी, इस्लामाबाद जितनी पॉपुलेशन होगी उसकी, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि तरक्की बड़ी तेजी से हो रही है और जो वर्क फोर्स है बहुत कम लोग हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाइना के अंदर बहुत सारे सिंगापुर देखना चाहता हूँ। यहाँ से वो ट्रिगर हुआ एसईजी का कॉन्सेप्ट। राइट। तो जब वो एसईजीज फिर बनाए गए, उनमें से जाहिर है सारे टेक ऑफ नहीं करते, लेकिन जो कामयाब थे उन्हें फिर रेप्लिकेट किया गया कि ये क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी की जिससे चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे। और जो इन्वेस्टर्स थे प्राइवेट सेक्टर से चाइना के, वो खाने लगाने लगे। उन्होंने देखा कि सरकार इतनी ऐसी पॉलिसीज दे रही है जिसमें टैक्स हॉलिडेज हैं और सब्सिडीज हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उससे चाइना बिकेम अ ह्यूज एक्सपोर्टर ऑफ द। ठीक है। अच्छा मुस्तफा हैदर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास महदूद टाइम है, तो इसमें ये जो आपने एक बैकग्राउंड दिया ये बहुत रिलेटेबल है और ऐसा ही कुछ इकोनॉमिक की किताबों में लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हमें चाइना ने करके दिखाया। और उसके जो आपने कहा कि हम उसको रेप्लिकेट करेंगे गवादर में और इस तरह के जोन्स यहाँ पर बनाए जाएं, तो इस पे कोई काम हो रहा है? एंड अगेन अबाउट द एनिवर्सरी एंड द सेलिब्रेशन, तो मुख्तसरन अगर आप सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें। जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जी ग्वादर में 2013 से पहले जो हालात थे और 2013 के बाद हालात है, जिसे कहते हैं फ़र्क साफ जाहिर है जी। वहाँ आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन एंड ऑफ द ईयर तक आई थिंक हो जाएगी, और A380 का जहाज़ वहाँ लैंड करेगा। तो ग्वादर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द एक्सेस टू द वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी, और इसको हमें एक्चुअलाइज करने के लिए चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने वहाँ ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल जोन बनाई हुई है जहाँ जॉइंट वेंचर्स और फैक्ट्रीज लग रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जो आपने कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म वहाँ और यहाँ में जो एक कनेक्टर क्या है, वो ये है कि एक तो विल कि हमारा सबसे अहम इशू कोई और बैरूनी नहीं है, इकोनॉमिक्स है। और उस पे इन्होंने चाइनीज ने कहा था कि अंग्रेजी में कि क्लीन योर हाउस फर्स्ट बिफोर यू इनवाइट गेस्ट्स। अपने इतने अपने आप को स्ट्रेंथन करो इकोनॉमिकली, उसके बाद बाकी इश्यूज फॉरेन पॉलिसी बाकी जो मामला हैं उन पे आप फोकस करें। तो ये चाइना के साथ मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको पता है हमने 10 सालाना सीपैक की भी एनिवर्सरी भी मनाई है। अच्छा, मैं मुस्तफा साहब इसमें आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि सीपैक को आई हैव बीन कवरिंग इट सिंस लॉन्ग, और सीपैक के बारे में जब भी हम बात करते थे तो हम इसे गेम चेंजर कहते थे। दरमियान में कुछ ऐसा वक्त आया कि हम थोड़े से आई डोंट नो उसे क्या कहना चाहिए, डिसअपॉइंट हुए या डिमोरलाइज्ड हुए या व्हाटएवर, तो हमारी न्यूज़ में और हमारी खबरों में और हर चीज़ में ये नाम ख़त्म कर दिया गया है या ये फ्रेज़ यूज़ नहीं किया जाता था। इज़ इट स्टिल द गेम चेंजर? देखिए जी, इसमें मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि आप एक घर भी बनाए ना 5 मरले का, तो उसमें भी कभी आखिर आएगी। तो पाकिस्तान ने तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी विटनेस ही नहीं किया था, यू नो दैट। $60 बिलियन का प्रोजेक्ट हमने तो अपनी तारीख में कभी नहीं किया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का, और उसमें से $28 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं। मैं इस तासुर से इत्तेफाक नहीं करता कि वो डिले हो गया या एक किसी फर्द की वजह से हुआ। पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं आपको पता है, आपको कभी भी करती नहीं है जी, बिल्कुल, कि ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है, ये अवाम के साथ रिलेशनशिप है, ये किसी एक जमात के साथ रिलेशनशिप नहीं है, लोग पाकिस्तानी अवाम के साथ है। तो यहाँ जो भी पावर में होता है, गवर्नमेंट में होता है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कंसेंसस है चाइना के ऊपर। हालांकि हमारे यहाँ एक जमहूरी मुल्क है तो काफी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी हैं, लेकिन चाइना के ऊपर कंसेंसस है। बिल्कुल सही है। क्योंकि वक्त कम है, अगेन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि आगे हम इसको क्लोज करेंगे सेगमेंट को। आप SIFC के हवाले से भी कुछ बात करना चाह रहे थे और हमें बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है या होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर इकोनॉमी, उस पर थोड़ी सी नजरसानी कर दीजिए। जी, मैं समझता हूँ कि ये SIFC का जो पॉइंट है ये बिल्कुल लिंक्ड है जो चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, क्योंकि SIFC से तसलसल आता है। SIFC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसमें
मिलिट्री भी है और सिविलियन गवर्नमेंट भी है। और ये जो एक हाइब्रिड सॉल्यूशन है, मैं समझता हूँ इससे जो रेड टेप है जिसकी वजह से अक्सर हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या नहीं आ सकी है पाकिस्तान में या डिले रही है, वो मसला हल हो जाएगा। और इससे जो तसलसल और पॉलिसी कंसिस्टेंसी का मसला है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, जो चाइना में डेंग शॉपिंग ने सॉल्व किया, मैं समझता हूँ IFC से होगा, तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए। और इससे कैसे होगा, इससे कैसे होगा, मतलब ये हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स बिकॉज आपका 18th अमेंडमेंट के बाद आपने डिवॉल्व कर दी है आधी चीजें सूबों को। जी बिल्कुल। सूबे में डिस्कनेक्ट होता है अक्सर, बिकॉज दे आर पावरफुल प्रोविंसेस। फेडरल गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, अक्सर मुख्तलिफ जमातें होती हैं, बिल्कुल सही, इन पावर मुख्तलिफ एरियाज। तो SIFC से ये होगा कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से आप वो चीजें जो डिले होती हैं उनके फैसले दे विल बी डन देयर एंड देन। दैट्स व्हाई आपको पता है SIFC में 5-6 उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना दिए, सेक्शंस बना दिए। IT इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग है, पावर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग है, रिन्यूएबल्स के लिए अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग है। तो आई थिंक इट विल थ्रू जो हमारा बुनियादी मसला है रेड टेप का, फाइल मूव होती है, NOC नहीं मिलता जी, दाखिला NOC नहीं दे रहा, फलाना सूबा लैंड का नहीं वो कर रहा, पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा, और ये छोटे छोटे इश्यूज एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं या वो भाग जाते हैं या उनका बहुत डिलेड रहता है मामला। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा इज अ गुड प्लेटफॉर्म, और इसका जो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। यानी इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको देखा जाएगा और उसको फॉलो अप भी किया जाएगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो रहे हो या किसी भी सतह पर हो रहे हो। बिल्कुल किया जाएगा और उसका जो है मटेरियलाइज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारे आर्म्ड फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन होगी, और किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी? जी, उसमें हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है, और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उन सब के लाइजॉन है आपस में। ओके, तो ठीक है। जो चीजें एक डिपार्टमेंट से जिसकी ताखीर होती है वो दूसरा वहाँ कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफी मसला होगा। और आपको पता है हमारा सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं। कुछ एरिया हमें, जैसे बलूचिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ बहुत माइनिंग है, मिनरल पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वहाँ हमें अक्सर सिक्योरिटी इश्यूज दरपेश होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस का होना भी इसमें एक वेलकम स्टेप है। जी बिल्कुल। और क्या क्या इसमें कोई ऐसा भी लेज़ॉन क्रिएट किया जा रहा है, जैसे मकामी लोगों को अक्सर शिकायत होती हैं, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो कोई ऐसी कोई वर्कशॉप, कोई और इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर कंफर्ट, और ताकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ के लोगों के लिए भी एमिकेबल साबित हों और ओवरऑल मुल्क के लिए भी एमिकेबल साबित हों, क्योंकि लोगों की अपने रिजर्वेशंस हैं। तो क्या उस हवाले से भी कुछ काम हो रहा है? क्योंकि जाहिर है हम ये समझते हैं कि तमाम पिलर्स को एक साथ खड़े होना चाहिए फॉर सक्सेसफुल अप्रोच। जी, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बात की लोकल कम्युनिटीज जी, उन्हें स्टेक होल्डर बनाया जाए कैसे। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट, चाइनीज और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ हम ये फोटोग्राफी एग्जीबिशन फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, जिसमें दे विल बी अ नेशन वाइड कॉम्पिटिशन। जहाँ जहाँ CPEC प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ के तलबा इसमें हिस्सा लेंगे, और वो तलबा जो जीतेंगे ये बेस्ट फोटोग्राफ्स का प्राइज, वो चाइना जाएंगे, और वो चाइना का उन्हें स्पॉन्सर्ड टूर होगा, एंड दे विल get a workshop, undertake a workshop and a certification in a Chinese university, एक अच्छी चाइनीज यूनिवर्सिटी से, जो जीतेंगे मेरिट पे, और वो उन जगहों से होंगे ये स्टूडेंट्स जहां CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये एक अटेम्प्ट है लोकल कम्युनिटी को एंगेज करने का। और मैं समझता हूँ कि जहां प्रोजेक्ट लगता है, हमें हमेशा होता है कि जी कोई टेक ओवर कर लेगा, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। तो उसमें महातिर से मलेशिया में जब ये पूछा गया कि जी, इसे हम कंक्लूड करेंगे, मुख्तसरन कंप्लीट कर लीजिए। इधर ही रहेगा जी, ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ ही रहेगा। अगर जमीन की कीमत बढ़ेगी वो इधर ही बढ़ेगी, कोई उठा के नहीं ले जाएगा। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब आपका फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल दिस टॉक। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और जितना आप लोगों ने सोचा है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो बनो काबिल। अब ये कैसे बनना है काबिल, और कौन बना रहा है काबिल, और कितने लोग काबिल बन चुके हैं एक्चुअली, हमें पता चलेगा आफ्टर द ब्रेक।